हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी किस प्रकार से होती है। ये एलएलबी फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड में पढ़ना है आपको, डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी, जिसमें हम लोगों ने कुल 7 ग्राउंड्स देखे थे कि इन ग्राउंड्स के आधार पे सिक्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। आज हम उसमें से एक ग्राउंड, जो फर्स्ट ग्राउंड है, रिवोकेशन बाय द सिक्योरिटी। रिवोकेशन बाय द सिक्योरिटी जो सेक्शन 130 और एक सेक्शन 131 सिक्योरिटीज डेथ, इस दोनों ग्राउंड को देखेंगे। क्या है दोनों ग्राउंड और किस प्रकार इसमें रिवोकेशन हो जाता है सिक्योरिटी का, वो देखिए। ये जो है आपका एक ग्राउंड है, वो है जो डिस्चार्ज ऑफ, हम लोग देख रहे थे, डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम एज लायबिलिटी। उसने जो लायबिलिटी दी है, सिक्योरिटी जो लायबिलिटी दी है, उससे वो किस प्रकार से डिस्चार्ज हो सकता है। तो उसमें एक ग्राउंड जो है, वो ग्राउंड है आपका, वो हम कई ग्राउंड हम लोगों ने देखा था, उसमें एक ग्राउंड है रिवोकेशन बाय द सिक्योरिटी। रिवोकेशन बाय द सिक्योरिटी मतलब प्रतिसंग्रहण में, यही देखा था। ये है सेक्शन 131 में। सेक्शन 131 में जो रिवोकेशन बाय द सिक्योरिटी बताया गया है, उसमें रिवोकेशन बाय द सिक्योरिटी में ये आपका है जो कंटिन्यूअस गारंटी के बारे में। कंटिन्यूअस गारंटी, सेक्शन 131 कंटिन्यूअस गारंटी के बारे में बात करता है। क्या कहता है सेक्शन 131, उसको आप बेयर एक्ट में देख लेते हैं। देखिए, ये है आपका बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का सेक्शन 130 है, ये सेक्शन 130। बेयर एक्ट का सेक्शन 130 कहता है, ए कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द सिक्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। क्या कहता है? एक कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब वो कहता है, जो सेक्शन 130 है, वो कहता है कि अगर कोई कंटिन्यूइंग गारंटी है, क्या है? कंटिन्यूइंग गारंटी है। इस कंटिन्यूइंग गारंटी को बाय नोटिस मतलब नोटिस दे करके, कंटिन्यूइंग गारंटी को बाय नोटिस दान के, एनी टाइम किसी भी समय रिवोक्ड किया जा सकता है। कंटिन्यूइंग गारंटी नोटिस दे करके किसी भी समय रिवोक किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन रिवोक किया जाएगा किस चीज़ के लिए? फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। और ये नोटिस किसके द्वारा दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा किसके द्वारा? बाय सिक्योरिटी। नोटिस किसके द्वारा जाएगा? सिक्योरिटी के द्वारा। सेक्शन 130 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पष्ट कहता है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी के बारे में कि आप रिवोकेशन कर सकते हैं। अगर कोई कंटिन्यूइंग गारंटी है तो आप सिक्योरिटी, अगर कोई नोटिस देता है, किसी भी समय वो नोटिस दे सकता है और अपने जो सिक्योरिटी है उसको रिवोक कर सकता है फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे ये 3-4 जो वर्ड है वो बहुत ध्यान देने की बात है कि आप फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए ही रिवोक कर सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उसका रिवोकेशन आप नहीं कर सकते। दूसरा, आपको नोटिस देना आवश्यक है, ठीक है। अब इसको
इस चीज़ों को आपके इसमें जो बेयर एक्ट है उसमें दो एग्जाम्पल भी दिया गया। बेयर एक्ट में जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन से समझाया गया है। तो इलस्ट्रेशन जो ए है उसको देखिए। इलस्ट्रेशन ए कहता है कि ए इज कंसिडरेशन, यहाँ पे देखिए, ए इन कंसिडरेशन ऑफ बीज डिस्काउंटिंग एट एज रिक्वेस्ट। ठीक है, ए जो है बी के डिस्काउंट में एक कंसिडरेशन ऑफ बीज डिस्काउंटिंग एट एज रिक्वेस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर सी। ठीक है, बी फॉर 12 months due payment of all such bill to the extent of 5,000 rupees, B discount bill for C to the extent of 2,000 rupees afterwards at the end of 3 months. A revoke the guarantee. This revocation discharge A from all liability to B for any subsequent discount, but A is liable to B for the 2,000 rupees on default of C. मतलब एक ऐसा डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो सी के फेवर में क्या होता है वो देता है, बी देता है, और ए क्या करता है, ए जो है वो उसका मान लीजिए गारंटी ले रहा है। इसको ऐसे समझते हैं कि ये मिस्टर ए है, मान लीजिए ए जो है वो सिक्योरिटी है और ये सिक्योरिटी ले रहा है, ये सी कोई है, इस सी के लिए सिक्योरिटी ले रहा है। सी को ये बी क्या कर रहा है, बी क्रेडिटर है और ये क्रेडिटर बी को एक क्या दे रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्रेडिटर ने इसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया और ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिया कि जितने भी जो बिल ऑफ एक्सचेंज आएंगे तो उस पर 5,000 रुपये तक का, 5,000 रुपया तक का फॉर 12 months, फॉर 12 months, 12 महीने, मतलब 5,000 रुपये तक प्रत्याभूति 12 महीने के लिए वो देगा। और इस 12 महीने की सिक्योरिटी कौन ले रहा है, ये ले रहा है कि भाई 12 महीने तक 5,000 रुपये तक का बिल ऑफ एक्सचेंज अगर ये देता है तो उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अब क्या होता है आगे कि 2,000 रुपया तक का ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज ये जारी कर चुका है क्रेडिटर। कितने तक का, 2,000 रुपये तक का, और उसका भुगतान हो रहा है। आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 months क्या होता है कि जो ये ए है, सिक्योरिटी है, वो उस जो 12 महीने के लिए था वो 3 महीने के बाद बोलता है कि अब मैं गारंटी आगे का नहीं लूँगा, है ना, अब आगे के लिए गारंटी ख़त्म। तो जैसे ही वो ये आगे की गारंटी ख़त्म करता है और सिक्योरिटी क्या करता है, नोटिस दे देता है किसको, इस गारंटी को रिवोक करने के लिए कि मैं इसका रिवोक करता हूँ। चूँकि ये कंटिन्यूअस गारंटी है तो वहाँ से क्या होगा, ये गारंटी वहाँ आगे के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब अगर क्रेडिटर सी को, मतलब बी सी को कुछ भी देता है तो उसके लिए सिक्योरिटी लायबल नहीं होगा। ये कहता है आपका ये इलस्ट्रेशन ए। अब देखिए कि इसका इलस्ट्रेशन बी है। बी क्या कहता है, एक इलस्ट्रेशन बी है उसमें कहता है कि ए गारंटी टू बी, फिर इसमें क्या है, ए जो है इस बी को गारंटी देता है। ए क्या है, जो बी को क्या करता है, गारंटी देता है। एक्सटेंट ऑफ प्रूफ इज 10,000 रुपीज, कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। किसके लिए गारंटी देता है, मिस्टर सी के लिए, कि सी सेल पे ऑल द बिल्स, मतलब जितने बिल हैं वो ये पे कर देगा। डेट बी सेल ड्रॉन अपॉन हिम, जो भी बिल ये लेगा तो वो आपको पे करेगा, और 10,000 रुपये की हम गारंटी लेते हैं। बी क्या करता है, बी 10,000 रुपया ले लेता है। अब ए उसके बाद जाता है और अपना जो गारंटी है, सिक्योरिटी है, उसको रिवोक करता है कि भाई अब मैं गारंटी वापस लेता हूँ।
लेकिन जो अभी उसकी गारंटी को वापस लेने के पहले, चूँकि इसने ये क्या किया है, गारंटी को वापस लेने के पहले इसने बिल एक्सेप्ट कर चुका है, सी 10,000 रुपये इससे ले चुका है, तो ये 10,000 रुपये तक के लिए क्या होगा, ये सिक्योरिटी इसकी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इसमें लिखा है कि फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, ये यहाँ पे क्या था पहले वाले उदाहरण में, फ्यूचर ट्रांजेक्शन 12 मंथ तक था, 2,000 तक का ट्रांजेक्शन हुआ था, आगे के ट्रांजेक्शन के लिए इसने रोक दिया था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो चुका है, तो जो ट्रांजेक्शन हो चुका है वहाँ तक की उसकी लायबिलिटी बनी रहेगी। चूँकि 10,000 रुपये तक ही एक्सटेंड तक की ही लायबिलिटी थी, 10,000 रुपये का इसने वापस भी नहीं किया है, तो ये लायबिलिटी यहाँ पे बनी रहेगी। तो ये है इलस्ट्रेशन ए और इलस्ट्रेशन बी। इसमें एक केस है, इस केस का नाम है ऑफोर्ड वर्सेस डेविस। ये 1862 का मामला है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक व्यक्ति होता है जो प्रत्याभूति देता है 600 पाउंड का, 600 पाउंड का, 600 पाउंड की सीमा तक, एक्सटेंट ऑफ 600 पाउंड, एक्सटेंट ऑफ 600 पाउंड तक की सीमा तक एक गारंटी लेता है कि भाई एक वर्ष के अंदर एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है डेविस एंड कंपनी, डेविस एंड कंपनी। तो डेविस एंड कंपनी के जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज पर भुगतान होगा, पेमेंट होगा, उसके लिए वो गारंटी लेता है। अब इसमें कुछ भुगतान जो किया गया, वो जो भुगतान भविष्य में किया जाना, जो भुगतान हो गया, ठीक है, जो भुगतान हो गया, इसमें केस में क्या होता है, कुछ भुगतान हो गया, तो कुछ भुगतान जो इसमें हो गया वहाँ तक क्या है, वहाँ तक की गारंटी है। लेकिन कुछ भुगतान 600 पाउंड के बाद जो भुगतान नहीं हुआ है, मान लीजिए यहाँ 200 पाउंड तक का ही भुगतान हुआ, तो आगे के भुगतान के को रोकने की गारंटी वापस ली जा सकती है, क्योंकि ये क्या है, ये एक कंटिन्यूअस गारंटी है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो प्रतिवादी है उसने वादी को प्रत्याभूति दी थी। अब जो वादी है, मतलब जो क्रेडिटर है, वो क्रेडिटर क्या होता है, वो उसको क्या प्रत्याभूति दी थी, ये दी थी कि भाई डेविस एंड कंपनी को आप जो भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज देंगे उसमें 600 पाउंड तक के लिए की हम गारंटी लेते हैं। अब बाद में क्या हुआ कि उसने उस गारंटी को वापस ले लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज गारंटी वापस ले लिया, तो ये कहा कि आप वापस नहीं ले सकते हैं। ये कोर्ट चला गया, कौन, वादी मतलब क्रेडिटर, कि आप वापस नहीं ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये क्या है, ये कंटिन्यूअस गारंटी है और इसको वापस जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन है, इस फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए वापस लिया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें एक आता है कि कुछ ऐसे कंसिडरेशन होते हैं जो अलग नहीं किया सकते। जैसे यहाँ पर तो कंसिडरेशन है 600 है, तो 600 रुपये में आगे 200 अगर हो गया है तो 400, आगे की 200 तक की गारंटी रहेगी, 400 तक आगे की जो 200 तक की गारंटी ले ली है तो आगे की जो गारंटी है उसको रिवोक किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने किसी नौकर को किसी के यहाँ नौकरी पे लगवाया और उस नौकरी पे लगवाने पे उसके आचरण की गारंटी लेता है, उसके कैरेक्टर की गारंटी लेता है, और उसके कैरेक्टर की गारंटी लेने के कारण ही उसको उस नौकरी पे रखा गया है, उसको नियोजित किया गया है। तो वहाँ पे गारंटी वो रिवोक नहीं किया जा सकता, क्योंकि नौकर जब तक सेवा में है तब तक उसके आचरण की गारंटी है। हाँ, उसको क्या रिवोक किया जा सकता है, तब किया जा सकता है जब मालिक को इतना समय हो कि वो जो जॉब कर रहा है उस जॉब में जितने भी उसकी लायबिलिटीज आ गई हैं उस लायबिलिटी से वो निकल जाए, उस लायबिलिटी को वो पूरा कर ले। उतना समय अगर दे दिया गया है तो उसके बाद के लिए वो रिवोक किया जा सकता है, उसके पहले रिवोक नहीं किया सकता है। उस पर एक केस है, वह है लॉयड्स वर्सेस हार्पर का, 1860 का। ठीक है। किस मामले में केस है? ये मामले में केस है कि अगर कोई नौकर है
नौकर जो है वो नियोजन पे रखा गया है, नौकर नियोजन पर है, तो अगर दायित्व मुक्त हो गया है तो रिवोक किया जा सकता है, नहीं तो फिर यह अविभाज्य है। अब इसी की तरह दूसरा जो हम लोगों ने देखा था वो था श्योरिटी डेथ, मृत्यु के द्वारा। मतलब अगर किसी श्योरिटी की डेथ हो जाता है तो क्या होगा, तो सेक्शन 131 इसके बारे में बात करता है, सेक्शन 131। फिर यहाँ पे आप बेयर एक्ट देखेंगे, बेयर एक्ट सेक्शन 131 को, तो उसमें लिखा है सेक्शन 131 में कि द डेथ, सेक्शन 131 क्या है, सेक्शन 113 कहता है द डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी एज ए रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी एज फार एज रिगार्ड्स फ्यूचर ट्रांजेक्शन। सेम बात जो यहाँ कहा गया है, यहाँ क्या है, बाय नोटिस, यहाँ क्या होता है, बाय नोटिस, बाय द श्योरिटी। लेकिन इसके केस में क्या है, इसके केस में क्या है, सेक्शन 131 में क्या है, देखिए सेक्शन 131 में क्या है, बाय डेथ। किसका डेथ, श्योरिटी का। श्योरिटी का अगर डेथ हो जाता है तो फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन, फिर यहाँ पे जो सेक्शन 130 में बात कही गई है वही बात यही यहाँ भी कही गई है, फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। फिर एक बात कहा गया, एब्सेंस ऑफ एनी, क्या है, एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और किसके किस तरह का गारंटी, तो कंटिन्यूअस गारंटी। कंटिन्यूअस गारंटी के केस में कोई अगर कॉन्ट्रैरी उसके जो श्योरिटी लिया गया है उस श्योरिटी के तहत प्रतिकूल कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी के डेथ होने पे गारंटी क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है, रिवोक्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, रिवोक्ड होगा श्योरिटी के डेथ होने पर, बट फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन होगा एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और किस चीज़ में होगा, कंटिन्यूअस गारंटी में होगा। क्या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ये हो सकता है कि कोई संविदा में श्योरिटी अपनी मृत्यु पर अपनी मृत्यु पर ये बोल दिया हो कि भाई अगर मेरी मृत्यु होती है तो मेरा जो संपत्ति है या मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऐसे जो गारंटी हैं उसके लिए वो उत्तरदायी होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने ये लिख दिया है कि मेरी संपत्ति पे हमारा गारंटी क्या होगा, भार होगा, तो फिर इसकी मृत्यु पे वो गारंटी रिवोक, जो श्योरिटी रिवोक नहीं होगा, वो गारंटी चलता रहेगा। या उसने अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे ये भार दे दिया है, रिप्रेजेंटेटिव पे, तो भी ये गारंटी चलता रहेगा। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ तक उस भार को सहेगा, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ तक भार सहेगा जहाँ तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस श्योरिटी के एसेट्स को, उसके हिस्से के एसेट्स को पाता है। तो ये है सेक्शन 131 और सेक्शन 130 में रिवोकेशन ऑफ श्योरिटी के बारे में, जो कंटिन्यूअस गारंटी के बारे में बात करता है, और कंटिन्यूअस गारंटी बाय डेथ बात करता है, और कंटिन्यूअस गारंटी बाय नोटिस बात करता है। तो दोनों ही केस में श्योरिटी जो है क्या करता है,
दोनों ही केस में सेक्शन 130 हो या सेक्शन 131 हो, दोनों ही केस में श्योरिटी है। एक में क्या करता है बाय नोटिस और एक में क्या है बाय डेथ, और दोनों ही क्या है कंटिन्यूअस गारंटी है। तो श्योरिटी कंटिन्यूअस गारंटी के केस में बाय नोटिस भी कर सकता है और बाय डेथ भी कर सकता है। दोनों ही केस में क्या है फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए ये हो सकता है, और बाय डेथ इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपने देखा ये दो तरीके कैसे रिवोक किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग और भी जो बाकी बचे हुए हैं उसको देखेंगे कि उसमें किस तरीके से रिवोक किया जा सकता है। तो ये था आज का। थैंक यू।